ओके बच्चों, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व किसके लिए? फॉर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, या आप कह लो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के लिए हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कर्व, और ना केवल ड्रॉ करेंगे बल्कि उसकी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करेंगे। पहली बात तो ये है कि भैया ये ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो है ये होता क्या है। तो आपको मैं ज़रा सा बताना चाहूँगा फेट का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है। आपके पास एक बार है, सेमी कंडक्टिंग बार है, एक टर्मिनल यहाँ से सोर्स है, अपोजिट साइड में एक टर्मिनल ड्रेन है। उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद इसमें कुछ गेट होते हैं। तो ये हमारे गेट टर्मिनल्स हैं, आपके गेट टर्मिनल्स यहाँ पर लग गए हैं। और अब क्या होता है कि आप जो है वो ड्रेन और सोर्स के बीच में, मतलब इन दोनों टर्मिनल के बीच में यहाँ पर एक वोल्टेज लगाते हो जिसका ऑब्वियस नाम है ड्रेन सोर्स वोल्टेज, मतलब ड्रेन और सोर्स के बीच का वोल्टेज। जब ये वोल्टेज अप्लाई होता है तो क्या होता है, यहाँ पर जो डिप्लीशन लेयर है वो इस तरह से फॉर्म हो जाती है। डिप्लीशन लेयर तो वैसे भी फॉर्म हो जाती है, उसमें इस तरह की असिमेट्री आ जाती है। तो आपका जो ड्रेन सोर्स वोल्टेज है जब वो अप्लाई होता है तो इस तरह से एक तरफ थोड़ा ज़्यादा बड़ी होती है डिप्लीशन लेयर, एक तरफ थोड़ा पतली सी डिप्लीशन लेयर होती है, असिमेट्रिक हो जाती है। अब आप जब ये ड्रेन सोर्स वोल्टेज अप्लाई करते हो तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इस रास्ते से होते हुए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ से मान लो नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे जोड़ा है, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ा है, तो इलेक्ट्रॉनों को एक रास्ता मिल रहा है। तो जो जा रहे हैं दोनों गेट के बीच में, ये गेट है आपका, ये जो टर्मिनल है ये आपका गेट है। तो आपका ये भी गेट है, ये भी गेट है। तो गेट के बीच से जो जा रहे हैं उसको चैनल कहते हैं। तो आपके चैनल से इलेक्ट्रॉन होकर के जा रहे हैं। अभी क्या है, आप गेट पर भी एक वोल्टेज लगा सकते हो जिसको कि गेट सोर्स वोल्टेज होता है, मतलब सोर्स के रिस्पेक्ट में आप गेट पर एक वोल्टेज लगा सकते हो। पर अभी शुरुआत में मान लो आपने गेट सोर्स वोल्टेज को नहीं लगाया है, तो क्या होगा कि जैसे जैसे आप VDS को अप्लाई करते हो करंट यहाँ से फ्लो करती है, लेकिन साथ ही साथ ये जो असिमेट्री होती है डिप्लीशन लेयर की भी बढ़ती है। बढ़ने से क्या होता है, हमारा जो चैनल का हिस्सा है वो नैरोअर होने लगता है। तो आपके पास एक ग्राफ ऐसे आता है, अगर मैं ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करूँ तो सपोज x एक्सिस पर आपने ड्रेन सोर्स वोल्टेज लगाया और y एक्सिस पर आपने जो करंट है उसको प्लॉट किया। ये कौन सी करंट है, तो जब इलेक्ट्रॉन इधर से मूव करते हुए आगे टर्मिनल में फ्लो करते हैं तो ID करंट के इलेक्ट्रॉनों के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है। तो यहाँ पर एक करंट फ्लो होती है जिसको कि हम कहते हैं ड्रेन करंट। ओके, तो शुरू में क्या होता है कि जब आप ड्रेन सोर्स वोल्टेज लगाते हो तो चैनल से करंट लगभग लीनियरली फ्लो करती है, एंड देन एक पर्टिकुलर मोमेंट पे जा करके वो इस तरह से कांस्टेंट सी हो जाती है। तो अगर आपने गेट सोर्स वोल्टेज नहीं लगाया है, मतलब आपने यहाँ पर अभी कोई वोल्टेज नहीं लगाया है, 0 वोल्ट है, तो उस समय एक मैक्सिमम सैचुरेशन करंट यहाँ पर एग्जिस्ट करती है जिसको कि सैचुरेशन स्टेट की करंट, ड्रेन करंट जो सैचुरेशन स्टेट में होती वो होती है। फिर आपने कहा कि नहीं भाई अब हम गेट पर कुछ वोल्टेज लगाते हैं। अब गेट का वो गेट बंद करने वाला होगा ना, तो गेट का मतलब क्या होता है, जिससे हम बंद कर सके। भाई गेट की उपयोगिता क्या, मेरे घर में गेट का क्या मतलब है? गेट एक ऐसा रिस्ट्रिक्शन है जो मेरे घर के अंदर और बाहर से एनवायरनमेंट को अलग करता है। मैंने गेट बंद कर दिया तो मैं बाहर के एनवायरनमेंट से अलग हो गया हूँ, बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता, अंदर से कोई बाहर नहीं जा सकता है। तो गेट इज समथिंग लाइक जो रिस्ट्रिक्शन लगाता है। तो अब मान लो आपने यहाँ पर गेट को अप्लाई किया, तो गेट पर हमेशा नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं। नेगेटिव इन सेंस क्योंकि जैसे डिप्लीशन लेयर और तेज़ी से इस चैनल के हिस्से को ऑक्यूपाई करे और जो करंट का फ्लो है उसको हम इस गेट के हिस्से से कंट्रोल कर सकें। तो अगर आपने मान लीजिए गेट सोर्स वोल्टेज को -1 वोल्ट लगाया, तो अब आप जब ये VDS को वेरी करोगे और ड्रेन करंट का वेरिएशन देखोगे तो आपका ड्रेन करंट का ऐसा कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा। मतलब देखो अब थोड़ा सा लोअर हो गया, करंट की वैल्यू जो है अब लोअर हो गई है। तो जब आपका गेट सोर्स वोल्टेज 0 वोल्ट था तो उस समय जिस पोटेंशियल के बाद से ये करंट का कांस्टेंट होना शुरू हुआ, मतलब दो करंट पहले लीनियरली बढ़ रही थी ना, यहाँ से लगातार लीनियरली बढ़ रही है, उसके बाद फिर तो ये ऐसे तो नहीं जा रही, बिल्कुल एक तरह से सैचुरेट हो गया। इसको सैचुरेशन कहते हैं, मतलब बस अब हो गया, ऐसे खाना पीना खाए जा रहे, एक समय बाद ऐसा आया कि बस अब संतृप्त हो गया, पेट भर गया, तो सैचुरेशन हो गया, समथिंग लाइक दैट। तो ये सैचुरेशन वाली स्टेट है, ये आपकी सैचुरेशन वाली स्टेट है। तो सैचुरेशन की स्टेट जिस वोल्टेज से शुरू होते हैं उसको हम पिंच ऑफ वोल्टेज नाम देते हैं। ठीक है, ये पिंच ऑफ वोल्टेज है।
अच्छा, आपने देख लिया। अब आप ऐसे ही अगर VGS की वैल्यू को -2 वोल्ट कर दो तो भाई ये ग्राफ और थोड़ा पहले से जाकर के इस तरह से हो जाएगा। आप इसको VGS को -3 वोल्ट कर दो तो ग्राफ में करंट ऐसे बढ़ के एकदम सैचुरेट हो जाएगी, थोड़ी सी ही ड्रेन करंट फ्लो करेगी। तो अब हमारे पास ये जो पूरा कर्व था, इसमें हमने ड्रेन करंट जो कि आउटपुट करंट है और ड्रेन सोर्स वोल्टेज, इसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया। अब मेरा एक सवाल है, मेरा सवाल ये है, क्या होगा अगर हम गेट सोर्स वोल्टेज जो कि आप यहाँ पर दिखा रहे हो, लगा रहे हो, और ड्रेन करंट के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करो। मतलब देखो, जैसे 0 वोल्ट पर IDSS करंट थी, मैक्सिमम करंट जो सर्किट से फ्लो हो रही है। फिर जब -1 वोल्ट किया तो IDSS से थोड़े कम हो गई, फिर -2 वोल्ट किया तो ड्रेन करंट और थोड़ी कम हो गई, -3 पे तो काफ़ी कम हो चुकी थी, इसका मतलब -4 पे तो लगभग 0 ही हो जाए। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि ना केवल ड्रेन सोर्स वोल्टेज के चेंज करने से ड्रेन करंट पे असर पड़ रहा है, बल्कि गेट सोर्स वोल्टेज के भी चेंज करने से ड्रेन करंट पे असर पड़ता है। तो हम एक क्या करने वाले हैं, हम गेट सोर्स वोल्टेज और ड्रेन करंट, मतलब ये वाला जो गेट का वोल्टेज है और जो ड्रेन करंट है, उसके बीच में ग्राफ प्लॉट करने वाले। जबकि हम जो ड्रेन सोर्स गेट जो ये वोल्टेज है, इसको कुछ फिक्स रख देंगे, भाई इसकी वैल्यू एक तरह से फिक्स कर दो, इसको ना चेंज करें। अब हम खाली गेट सोर्स को और ड्रेन करंट के वेरिएशन को देखना चाहते हैं, तो हम इस वोल्टेज को चेंज करेंगे और ड्रेन करंट में क्या बदलाव आया है उसको देखेंगे। तो दिस इज द लॉजिक, एक सहज इच्छा है हमारी ऐसा प्लॉट करने का। अब हम क्या करेंगे, अब ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ में आपने ऐसे किया, y एक्सिस पर क्या प्लॉट करोगे, y एक्सिस पर आप गेट सोर्स वोल्टेज प्लॉट करोगे। आप कहोगे सर आपने उल्टा क्यों बनाया, लेफ्ट में एरो क्यों बनाया, राइट में एरो क्यों नहीं बनाया। तो जरा देखो, राइट में एरो हम वहाँ बना रहे हैं जहाँ हम पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। जैसे हमने ड्रेन सोर्स वोल्टेज था तो कुछ पॉजिटिव वोल्टेज। VGS जो होता है वो हमेशा एक निगेटिव वैल्यू होगी। मैंने बताया गेट का काम चूंकि ब्लॉक करने का होता है, चैनल को बंद करने का होता है, तो हमेशा वहाँ पर रिवर्स बायस, चैनल के रिस्पेक्ट में रिवर्स बायसिंग करके लगाते हैं। तो अब मैंने आपको बताया था कि जब गेट सोर्स वोल्ट 0 वोल्ट था तो मैक्सिमम करंट जो फ्लो कर रही थी वो थी IDSS, सैचुरेशन ड्रेन करंट। फिर आप यहाँ -1 वोल्ट लगाओगे, फिर -2 वोल्ट लगाओगे, -3 लगाओगे, -4 लगाओगे, ऐसे आप गेट पे अप्लाई कर सकते हो। जब आप सब ग्राफ प्लॉट करोगे तो बड़ा देखो, ग्राफ बड़ा इंटरेस्टिंग सा आता है। ऐसा ग्राफ जो होता है वो कुछ ऐसे आता है। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे बनाऊं, नॉन लीनियर ही होता है, बस लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस लाइक दिस। ये तो आप देखो, ये ग्राफ जो है ये बड़ा नॉन लीनियर सा ग्राफ है। नॉन लीनियर क्यों, अगर ये ऐसे होता, अगर ये ग्राफ बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन होता तो हम कहते हाँ, नाउ दिस इज द लीनियर ग्राफ, बट ग्राफ इज लाइक दिस, है ना, कर्व सा होता हुआ जा रहा है। तो इसका जो नॉन लीनियर बिहेवियर था ये बड़ा इंटरेस्टिंग बिहेवियर है। अब भाई सेमीकंडक्टर में तो नॉन लीनियरिटी ही तो उसकी जान होती है। तो यहाँ पर जब ये नॉन लीनियर देखा गया तो भाई इसके ऊपर जिज्ञासा हुई कि इसका क्या मतलब है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस नॉन लीनियरिटी। तो यहाँ पर एक फिजिसिस्ट हुए हैं, इंजीनियर हुए हैं, बहुत ही मतलब मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति रहे हैं, सॉकले। तो सॉकले ने एक इक्वेशन प्रपोज की आफ्टर द कैलकुलेशन, और बहुत ही फिजिक्स मैथमेटिकली एक बहुत ही बढ़िया सा कैलकुलेशन होने के बाद अपने एक रिसर्च पेपर को बेल लैब में पब्लिश करते हैं और वहाँ एक सॉकले इक्वेशन देते हैं। सॉकले इक्वेशन ये कहती है कि अगर आपको ड्रेन सोर्स करंट या ड्रेन करंट अगर आप ले रहे हो तो उसकी वैल्यू जो होती है वो ड्रेन करंट इन द सैचुरेशन स्टेट और बराबर होगी गेट सोर्स वोल्टेज जो कि आप अप्लाई कर रहे हो, देखो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, डिवाइड बाय द पिंच ऑफ वोल्टेज का होल स्क्वायर। नाउ दिस इज कॉल्ड द सॉकले इक्वेशन। और ये इक्वेशन जो होती है, ये इक्वेशन इस नॉन लीनियर कर्व को बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर ले जाती है। अब आप देखो इस इक्वेशन में स्क्वायर है पावर पे, तो ये बिल्कुल वैसा जैसे ना y इक्वल टू ax स्क्वायर। तो ax स्क्वायर ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। अगर अगर 2 की वैल्यू 1 होती, अगर 2 की जगह 1 होता तो y इक्वल टू ax होता, जो कि किसको रिप्रेजेंट करती, जो कि रिप्रेजेंट होती है लीनियर इक्वेशन कहते हैं इसको। बट एक्स स्क्वायर होने पर ये पैराबोलिक है, और फिर जैसे जैसे एक्स की पावर या कह दो नॉन लीनियर है, सीधी सीधी बात कहो, पैराबोलिक तो खैर कह ही सकते हो आप उसको, नॉन लीनियर। सो अगर पावर 1 होता दिस इज द लीनियर, अगर पावर 2, 3, 4 है तो नॉन लीनियर। अब उसमें भी आपको अगर 2 है तो पैराबोला, और फिर 3 है तो क्या होगा उसका, और एक पैराबोला ऑफ द कंस्ट्रेंट पैराबोला, ऐसे आप टर्म्स हैं मैथमेटिक्स में, बट अभी आपको इसकी ज़रूरत नहीं है।
तो आपने यहाँ पर ये देखा कि इस क्वेश्चन नंबर इसको हम 1 मान लेते हैं। दिस इज द सॉकली इक्वेशन। अब इस सॉकली इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा और तरह तरह से इसमें वेरिएशन करना चाहें तो हम कर सकते हैं, लेकिन वी आर इंटरेस्टेड इन अ लिटिल बिट मैथमेटिकल ओरिएंटेशन हमारा थोड़ा ज़्यादा है, तो थोड़ा सा चलो मैथमेटिक्स यहाँ पर करके देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब आप लिखोगे डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू गेट सोर्स वोल्टेज। आप इस पूरे आपको करंट का, चूँकि आपको गेट सोर्स के साथ करंट का वेरिएशन देखना है, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। तो हमने क्या किया, जो ड्रेन करंट है इसको गेट सोर्स वोल्टेज के साथ डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, IDSS तो कांस्टेंट ही रहती है। अगर आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन करोगे, लेट मी जस्ट, आप इस इक्वेशन नंबर 1 का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आ जाएगा 2 टाइम 1 माइनस VGS बाई VP, और आपको गेट सोर्स वोल्टेज को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा माइनस VGS VP। अब 1 का तो 0 होता ही है, तो इसलिए वो नहीं रखा गया यहाँ पर। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से आप करोगे तो 1 हो जाएगा, तो फिर आपके पास आएगा IDSS 2 आगे कर दो 1 माइनस VGS अपॉन VP, और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन VP। यहाँ VP क्या है, VP द पिंच ऑफ वोल्टेज। तो फाइनली आपके पास आ गया टर्म कि अगर ड्रेन करंट को हम गेट सोर्स के साथ डिफ्रेंशिएट करें, देन वी विल गेट -2 सैचुरेशन करंट, ड्रेन करंट VP 1 माइनस गेट सोर्स अपॉन VP, ये आ गया। ठीक है। अगर हम कहें एट ओरिजिन, अच्छा इसको यहाँ ना लिखें, नीचे लिख देते हैं क्योंकि नई कंडीशन हम लगा रहे हैं। सो आप कहोगे एट ओरिजिन पे तो गेट सोर्स आपका 0 है, तो आपके पास डेल ID बाई डेल VGS, इसकी वैल्यू हो जाएगी -2 IDSS अपॉन VP। ठीक है। और ये आपने कब लिया है, ये आपने तब कहा है जब आपने गेट सोर्स की वैल्यू को 0 माना है। सो चलो इसको हम अपनी मूल इक्वेशन के रूप में यहाँ पर लिख देते हैं, इसको अपनी फंडामेंटल इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इसका हम एनालिसिस करेंगे ग्राफ के थ्रू, इसको हम मानेंगे। आपको ये मालूम होगा कि ये जो डिफरेंशिएशन होता है ये एक तरह से स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। अब नेगेटिव है तो इसका मतलब है नेगेटिव स्लोप होता है। अब देखो अगर ऐसे होता, इस तरह से कर्व होता है, तो ये जो स्लोप होता है इसको हम कहते हैं पॉजिटिव स्लोप। अगर आपके पास इस तरह का कर्व होता है तो इसे कहा जाता है नेगेटिव स्लोप। लेकिन ये कब, जब आपका ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में है। लेकिन जैसे ही आप इसको उल्टा करोगे, आपके ग्राफ ऐसे हो जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा नेगेटिव स्लोप, और जैसे ही सॉरी और जो ये ग्राफ होगा उसमें अगर ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव स्लोप। तो चूंकि यहाँ पर ID अपॉन VGS है, तो इसका नेगेटिव स्लोप का क्या मतलब है वो मैं आपको अभी ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ, तब आपको समझ में आएगा यहाँ पे कहने का मतलब क्या है। लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस। सो ये आपके पास एक लाइन है, दिस इज़ लाइन फॉर द ड्रेन करेंट। ठीक है। और उसके बाद एक और लाइन है, ये आपकी ये लाइन है, और ये जो लाइन है ये आपकी है गेट सोर्स वोल्टेज, जो कि नेगेटिव वैल्यू है। मैंने आपके सामने क्या दिखाया था कि ये वैल्यू जो होती है वो ऐसे होती है कुछ, ओहो फिर से गड़बड़ हो गया, इसको थोड़ा सा नॉन लीनियर से शो करना है, ये है। अब ओरिजिन पर, अरे भाई थोड़ा सा इसको, चलो बन गया, ऐसे आगे बढ़ गया। ये नॉन लीनियर कर्व है जिसको सॉकली इक्वेशन से कहते हैं। अब ये जो स्लोप है, ये जो इक्वेशन है, ये क्या, इसको कैसे लिखेंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप ओरिजिन पर, यानी कि जहाँ पर गेट सोर्स वोल्टेज 0 होता है, यहाँ से एक स्लोप बनाओ, तो आप ऐसे स्लोप बनाओ, तो स्लोप तो स्ट्रेट लाइन होगी, वो यहाँ पे कट करेगी। ऐसे स्लोप बनाया पूरा, VGS से होता हुआ जाता हुआ, 0 से होते जाता हुआ, तो ये जो स्लोप होगा ये आपको कहाँ पे कट करेगा। अब ये जो स्लोप है इसमें y एक्सिस जो है उस पर तो ये IDSS है, यहाँ पर जो पॉइंट था, और अगर हम इसको देखें तो ये ऐसे है, डेल ID अपॉन डेल VGS इज़ इक्वल टू नेगेटिव, तो नेगेटिव स्लोप तो है ही है, ये नेगेटिव स्लोप इज़ IDSS अपॉन, अगर हम इस 2 को नीचे ले आएँ तो ये हो जाएगा VP बाई 2।
ठीक है, Vp/2। इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट होगा Vp/2 क्या होगा, Vp/2 ये वाला पॉइंट होगा, Vp/2 जो स्लोप है इसका। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप एक स्लोप ड्रॉ करोगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे आप किस पे, जो सॉकली इक्वेशन को बताती हुई जो नॉन लीनियर लाइन है, इसके ऊपर अगर स्लोप ड्रॉ करोगे एट ओरिजिन, तो वो स्लोप कहाँ कट करेगा, वो स्लोप आपका कट करेगा Vp/2 पर। तो पिंच ऑफ वोल्टेज आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आपने अगर मान लीजिए किसी फेट के लिए ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाया, तो ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होता है, जो ड्रेन करंट और गेट सोर्स वोल्टेज के बीच में खींचा गया ग्राफ होता है, उसको ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कर्व कहते हैं। उस ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कर्व के लिए अगर आप ओरिजिन से एक स्लोप बनाओगे, तो स्लोप जिस पॉइंट पे कट करेगा वो होगा Vp/2। तो इससे आपको पिंच ऑफ वोल्टेज की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। अब मान लो पिंच ऑफ वोल्टेज सपोज 8 वोल्ट, सपोज आपके लिए पिंच ऑफ वोल्टेज 8 वोल्ट, तो ये कौन सा, ये पॉइंट कौन सा होगा, 4 वोल्ट का कट करेगा। तो आपके पास ये एक तरीका आ गया पिंच ऑफ वोल्टेज को कैलकुलेट करने का। अब मैं एक बार फिर से एक और चीज़ बताता हूँ। जैसे सॉकली इक्वेशन क्या थी कि जो आपका ड्रेन सोर्स करंट, या इसको ऐसे हम लिख रहे हैं ID = IDSS सैचुरेशन 1 - VGS/Vp⁴ मान लो आपका Vp जो है वो 8 वोल्ट है, लेकिन आपने किसी समय VGS जो है वो लगाया है 0.8 वोल्ट लगाया, तो 10 गुना कम है आपका VGS। या आप इसकी वैल्यू मान लो 2 वोल्ट तक ले जा रहे हो, तब भी ये 4 गुना कम है। तो इन दिस केस कि जब आपका VGS जो होता है वो छोटा होता है Vp से, तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है दिस VGS/Vp दिस इज़ लेस देन 1, क्योंकि आपका Vp बड़ा है तो डिनोमिनेटर की चीज़ बड़ी है, तो पूरा जो फ्रैक्शन होगा वो 1 से छोटा होगा। तो ऐसे में क्या होता है, आपने अगर पढ़ा है 1 + x⁴n, और अगर x 1 से छोटा है तो इसको 1 + nx + समथिंग लिख सकते हैं, जो कि बायनोमियल थ्योरम होती है। तो इन दिस केस अगर VGS Vp से छोटा है तो आप IDS को लिख सकते हो IDSS 1 - 2 टाइम VGS/Vp। आप इसको ऐसा लिख सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, दिस इज़ वेरी फेयर थिंग। सो ये हो गया हमारे पास अप्रॉक्सीमेशन। और जैसे ही अप्रॉक्सीमेशन आता है तो आप देखते हो कि अब जो है ये बड़ी स्ट्रेट सी लाइन जैसी कुछ आ गई ना, वो पावर गायब हो गई, जो पावर थी यहाँ पे 2, उसी पावर की वजह से ये एक पैराबोला या कह लो एक नॉन लीनियर इक्वेशन की तरह से दिख रही थी। लेकिन जैसे ही हमने कंडीशन लगा दी कि VGS की वैल्यू Vp से कम है, इन दैट पर्टिकुलर अप्रॉक्सीमेशन, ये एक अप्रॉक्सीमेशन है, ये एक लिमिटेशन है, ये इस अप्रॉक्सीमेशन के तहत हमारी जो सॉकली इक्वेशन होती है वो नॉन लीनियर से लीनियर की तरह से बिहेव करना शुरू कर देती है। आप ऐसा कह सकते हो कि बिहेव करना शुरू कर देती है। ठीक है, सो ये है हमारा इक्वेशन, और इसके थ्रू हम अपनी अब इसमें न्यूमेरिकल्स भी आपके छोटे छोटे आ जाते हैं जिनको कि आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। ओके, गुड। सो नाउ लेट अस मूव टू द अनदर टॉपिक, जिसको कि हम नाम देने वाले हैं पैरामीटर ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एंड देयर रिलेशनशिप। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द पैरामीटर्स फॉर फील्ड इफेक्ट transistor and its interrelationship। पैरामीटर्स क्या होते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के, जैसे करंट गेन हो गया, इनपुट रेजिस्टेंस हो गया, आपका ड्रेन रेजिस्टेंस, ट्रांस कंडक्टेंस, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, ये सब कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनको कि हम पैरामीटर्स कहते हैं। क्योंकि जब आप फेट की वर्किंग करोगे, फेट को आप एज अ ऑसिलेटर यूज कर रहे हो, फेट को आप एज अ एम्पलीफायर यूज कर रहे हो, तो जब आप उसको ऐसा यूज कर रहे होगे तो आपको उसकी प्रॉपर्टी, उसकी अच्छाई, उसकी बुराई, उसकी तुलना करने के लिए कुछ टर्म बताने पड़ेंगे ना, कुछ पैरामीटर बताने पड़ेंगे। तो उन पैरामीटर्स के टर्म में हम किसी फेट की एप्लीकेशन के टाइम उसकी प्रॉपर्टीज़ में उसकी उपयोगिता को बताते हैं, तो उनको हम पैरामीटर कहते हैं। सो आप कह सकते हो कि जो वर्किंग बिहेवियर ऑफ फेट में एक्सप्लेन बाय सर्टेन फिजिकल पैरामीटर्स, उन्हीं को हम फिजिकल पैरामीटर या पैरामीटर ऑफ फेट कहते हैं, जो कि उसकी बिहेवियर, वर्किंग बिहेवियर को समझाते हैं। इसमें एक पैरामीटर है जिसका कि नाम है ड्रेन रेजिस्टेंस। ओके, दिस इज़ वन पैरामीटर और रिप्रेजेंट करते हैं RD से, ड्रेन रेजिस्टेंस। ड्रेन रेजिस्टेंस क्या होता है?
अब समझ लो ऐसा है कि जैसे आपने, अब मैं इसको फिर से एक बार ग्राफ बना देता हूँ, ग्राफ का वो डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पर ये आपके गेट है, ओके, और ये वो जो हिस्सा है जहाँ से करंट के लिए इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इधर है ड्रेन, इधर है आपका सोर्स। तो आपने यहाँ पर क्या लिखा है, आपने यहाँ पर ड्रेन सोर्स वोल्टेज अप्लाई कर रखा है और आप उसको चेंज कर रहे हो, ठीक है। तो आप कह दो कि आप उसके अंदर ड्रेन करंट चेंज कर रहे हो, ड्रेन सोर्स वोल्टेज चेंज कर रहे हो, तो ड्रेन करंट भी चेंज होगी। भाई यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, जब यहाँ पे खिंचाव, यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल है, खिंचाव को बढ़ाओ घटाओगे तो जाहिर सी बात यहाँ पे जो करंट का मूवमेंट हो रहा है वो भी चेंज होगा, चार्जों का मूवमेंट भी चेंज होगा, तो करंट भी चेंज होगी वहाँ पर। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगर हमने ड्रेन सोर्स वोल्टेज को चेंज किया है तो ड्रेन करंट में भी हमारे चेंज आएगा। अब ऐसा जब हम कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो गेट सोर्स वोल्टेज है वो कुछ कांस्टेंट है। अब वो कांस्टेंट 0 है, जो भी है हम उसे कुछ कांस्टेंट मान सकते हैं। तो इस दौरान हम अपना ड्रेन रेजिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ द रेशियो, मैं लिख देता हूँ, इट इज़ द रेशियो ऑफ इंक्रीमेंटल, मतलब बहुत छोटा, मतलब छोटे में ही देख रहे हैं। अब ये छोटा क्यों देख रहे हैं, आप कहोगे सर छोटे क्यों देख रहे हो, तो इसके लिए एक अप्रॉक्सीमेशन होता है, स्मॉल सिग्नल अप्रॉक्सीमेशन। जब आप ट्रांजिस्टर्स वगैरह को पढ़ते हो तो नॉर्मली पावर एम्पलीफायर जब आप नहीं यूज कर रहे हो, मैं थोड़ा टेक्निकल वर्ड बोल रहा हूँ बट अनफॉर्चुनेटली यही उसके सबसे मुफीद वर्ड है, तो आपको ये वर्ड सीखने पड़ेंगे, देन आपको ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से और भी समझ में आ जाएगी। हाल फिलहाल के लिए अगर आपको लगे कि सर मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आप बस समझो कि कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनको कि आप यूज कर सकते हो थोड़ा सा अपने आंसर को इन्हांस करने के लिए। और अगर बहुत कुछ उसके बारे में जानना है तो अभी चूँकि सिलेबस से बाहर की थोड़ी बातें हैं, वरना अदरवाइज आप इंटरनेट के थ्रू ChatGPT, विकिपीडिया से देख सकते हो कि ये सब टर्म का मतलब क्या है। बट आई वुड से वो थोड़ा सा आपका पथ से भ्रष्ट हो जाने वाली, पथ से भ्रमित हो जाने वाली बात होगी। अभी फ़िलहाल ये समझो कि ये जो इंक्रीमेंटल का मतलब है स्मॉल चेंज के लिए है। और स्मॉल चेंज क्यों, क्योंकि हम अक्सर जो अपने ट्रांजिस्टर्स हम लोग नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं, मोबाइल फ़ोन में, अपने टीवी में, रिसीवर्स में, इस तरह के कम्युनिकेशन सिस्टम में, वो स्मॉल सिग्नल अप्रॉक्सीमेशन के तहत मेजरली चलते हैं। बाद में जब हम उसको स्पीकर पे डालते हैं या थोड़ा लाउड उसका यूज करते हैं, थोड़ा लार्ज स्केल पर, तो वहाँ पर हम लार्ज सिग्नल यूज करते हैं, लेकिन उसके लिए फिर पावर एम्पलीफायर, पावर सिस्टम की बात आ जाती है। तो अभी हम शुरुआत करते हैं स्मॉल सिग्नल अप्रॉक्सीमेशन में, और स्मॉल सिग्नल अप्रॉक्सीमेशन में हम इंक्रीमेंटल चेंज या स्मॉल चेंज की बात करते हैं। सो व्हाट इज ड्रेन रेजिस्टेंस? इट इज़ द रेशियो ऑफ इंक्रीमेंटल चेंज इन ड्रेन सोर्स वोल्टेज, जो कि ड्रेन और सोर्स के बीच में अप्लाई वोल्टेज है उसकी, इंक्रीमेंटल चेंज इन ड्रेन सोर्स वोल्टेज एंड corresponding change in drain current and corresponding change in drain current ID। तो आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा एट कांस्टेंट, ओके, एट, तब ये सब जब कर रहे हैं उस समय एट कांस्टेंट VGS, यानी कि गेट सोर्स वोल्टेज को कांस्टेंट कर रहे हो। तो आपके पास इस समय आप ऐसे लिख सकते हो कि RD इज इंक्रीमेंटल चेंज इन ड्रेन सोर्स वोल्टेज डिवाइडेड बाय इंक्रीमेंटल चेंज इन ड्रेन करंट, तब जब VGS की वैल्यू आपकी कुछ कांस्टेंट है, जब आपने VGS को कुछ कांस्टेंट मान रखा है। सो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ दिस फेट पैरामीटर। पहला फेट पैरामीटर है हमारे पास द ड्रेन रेजिस्टेंस। आई होप द लॉजिक इज़ वेरी क्लियर, कोई भी कुछ भी ऐसा अजीब सा नहीं है। चलिए, दूसरा हमारा जो पैरामीटर है दैट इज़ द ट्रांसकंडक्टेंस। इसको रिप्रेजेंट करते हैं GM से, ट्रांसकंडक्टेंस या GM। तो अब ट्रांसकंडक्टेंस क्या हो गया? अब आप क्या कह रहे हो कि एक तरह से अब ट्रांसकंडक्टेंस में हम क्या करते हैं, तो तीन चीज़ें हमारे पास, एक तो ड्रेन सोर्स वोल्टेज है, एक गेट सोर्स वोल्टेज है, और एक है हमारी ड्रेन करंट। हमने ड्रेन सोर्स और करंट के बीच में RD डिफाइन कर लिया। अगर हमें गेट सोर्स और करंट के बीच में कुछ डिफाइन करना हो तो हम ट्रांसकंडक्टेंस डिफाइन करते हैं, इसको GM से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट इज़ व्हाट, इट इज़ द रेशियो ऑफ, मैं
जस्ट वही चीज़ लिख रहा हूँ जो कि डिफिनीशन का हिस्सा। इट इज़ द रेशियो ऑफ एन इंक्रीमेंटल, ये एक स्पेसिफिक वर्ड है, कैलकुलस का बहुत अच्छा वर्ड है स्मॉल चेंज के लिए, जहाँ पे पार्शियल वगैरह अप्लाई हो सकता है। इट इज़ द रेशियो ऑफ एन इंक्रीमेंटल चेंज इन ड्रेन करंट फॉर corresponding change in gate source voltage at constant ड्रेन सोर्स वोल्टेज। तो गेट सोर्स वोल्टेज और ड्रेन करंट में बदलाव देखना है, जबकि आपने ड्रेन सोर्स वोल्टेज को फिक्स कर रखा है। ये वही चीज़ है, मैं आपको एक ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ। तो पहली बार क्या किया था, पहली बार आपने ड्रेन सोर्स और करंट के बीच में ग्राफ खींचा, VGS को फिक्स कर दिया। अब की बार क्या किया, VGS और ड्रेन करंट के बीच में ग्राफ खींचा, VDS को फिक्स कर दिया। अगर इस तरह से थोड़े थोड़े छोटे छोटे हल्के फुल्के ग्राफ बना के कुछ अपने निमोनिक्स के लिए बना के करोगे, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी। वरना VGS VDS VGS VDS VDS VGS कौन कांस्टेंट कौन वेरी, ये सब याद करने के रटने के लेवल पे जाओगे तो गच्चा खा जाओगे, पक्की बात है, गारंटी हमारी। तो GM बराबर क्या हो जाएगा, चेंज इन द करेंट डिवाइड बाई चेंज इन VGS व्हेन ड्रेन सोर्स वोल्टेज इज कांस्टेंट। दिस इज द ट्रांस कंडक्टेंस। और जाहिर सी बात है इसका जो यूनिट होता है, जैसे ऊपर देखो वो तो रेजिस्टेंस ही है, तो रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो तो ओम होती है। ये करीब एक मेगा किलो ओम, 1 मेगा ओम के बराबर होता है इन जनरल RD जो होता है आपके फेट में। तो ये जो GM है इसकी यूनिट जो होती है वो 1/ओम होती है, या महो कह सकते हो, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 12th में पढ़ा होगा शायद आपने। चलें, अब हम आते हैं अपने तीसरे पैरामीटर की तरफ, और तीसरा बच्चा हमारा पैरामीटर जो है वो कहलाता है एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, जिसको हम कहते हैं म्यू। एम्प्लीफिकेशन फैक्टर जिसको कि हम नाम दे रहे हैं म्यू। एम्प्लीफिकेशन फैक्टर जो होता है, अब वो क्या है, अब देखो अभी फिर मैं वही बताता हूँ। एक तो ड्रेन सोर्स वोल्टेज था, एक गेट सोर्स वोल्टेज था, और एक आपकी ड्रेन करंट थी। आपने VDS और इसके बीच में RD डिफाइन किया, VGS और इसके बीच में आपने ट्रांस कंडक्टेंस डिफाइन किया। अब मेरा अगला सवाल है कि क्या दोनों वोल्टेजेस के बीच में भी कोई रिलेशन होता है, क्योंकि भाई जुड़े तो हैं दोनों ही, चूँकि ID को प्रभावित करते हैं। भाई VDS से भी करंट प्रभावित होती है, VGS से भी करंट प्रभावित होती है। तो ये जो दो मनुष्य हैं, दो पैरामीटर जो हैं जिससे कि करंट प्रभावित होती है, क्या ये दोनों भी आपस में किसी तरह से प्रभावित होते हैं? मतलब क्या हम इन दोनों के बीच में कोई डिफाइन कर सकते हैं जबकि हमने करंट को कांस्टेंट माना हो? तो ऐसे ही सोच के साथ हमारा तीसरा पैरामीटर डिफाइन किया जाता है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ incremental change in VDS drain source for corresponding change in VGS, और जबकि आपको करंट को कांस्टेंट मेंटेन रखना है। तो करंट को, ड्रेन करंट को कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए आप VDS में और VGS में जिस तरह के बदलाव कर सकते हैं, उनके रेशियो को ले लोगे तो आपका एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बच्चा यहाँ पे निकल आएगा। क्योंकि करंट को कांस्टेंट रखना है तो भाई उस समय क्या होगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि कितना गेट सोर्स वोल्टेज घटाया जाए और कितना ड्रेन सोर्स वोल्टेज बढ़ाया जाए कि करंट की वैल्यू फिक्स रहे। क्योंकि जैसे ही आप VDS बढ़ाओगे करंट की वैल्यू कम होगी, तो उस समय पे गेट सोर्स वोल्टेज थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आपके पास ये फार्मूला ऐसे होता है, म्यू बराबर इंक्रीमेंटल चेंज इन द ड्रेन सोर्स वोल्टेज डिवाइड बाय इंक्रीमेंटल चेंज इन द गेट सोर्स वोल्टेज, एंड देयर इज अ माइनस साइन हेयर, और तब जबकि आपका ID कांस्टेंट होता है। अब आप कहोगे सर ये माइनस साइन कहाँ से आ गया, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर में माइनस साइन का क्या मतलब है? तो देखो मैं आपको बताऊं,
VDS जो होता है ड्रेन सोर्स वोल्टेज वो हमेशा पॉजिटिव इस तरह से लेते हैं, और जो गेट सोर्स वोल्टेज होता है चूँकि वो रिवर्स बायस की तरह से होता है तो वो हमेशा नेगेटिव की तरफ होता है। तो चूँकि VDS की जो नेचर है और जो VGS का नेचर अपोजिट है, इस चीज़ को शो करने के लिए कि हम इसमें नेगेटिव साइन शो करते हैं कि बिकॉज VGS इज़ ऑलवेज ऑफ नेगेटिव नेचर एंड VDS इज़ ऑलवेज ऑफ पॉजिटिव नेचर। तो इस प्रकार से हमने 3 पैरामीटर यहाँ पर डिफाइन कर दिया आपके सामने। ओके, ये हमारा पूरा एक तरह से समझ लो कि तीनों पैरामीटर का एक सिस्टम बन गया यहाँ पर। अब चले हम यहाँ पर, अगर हम ये कहें कि इनका रिलेशन कैसे इस्टेब्लिश करोगे, क्या इनके बीच में कोई रिलेशनशिप होता है, तो बिल्कुल एक रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन RD, रिलेशन बिटवीन ट्रांसकंडक्टेंस एंड रिलेशन बिटवीन द एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। एक चीज़ तो आपने देखी कि हमारी जो ड्रेन करंट होती है ये किसका फंक्शन होती है, ये फंक्शन होती है गेट सोर्स का और ये फंक्शन होती है ड्रेन सोर्स का। तो गेट का वोल्टेज भी चेंज करोगे तो भी करंट चेंज होगी, ड्रेन सोर्स वोल्टेज को भी चेंज करोगे तो भी आपकी करंट चेंज होगी। तो इस तरह से आप ये मैथमेटिकली लिख सकते हो कि हमारी जो ड्रेन करंट होती है वो VGS और VDS का फंक्शन होती है। तो अगर हम इस चीज़ का है तो हमें चेन रूल यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, जो आपने पढ़ा होगा कैलकुलस में। सो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो बाई चेन रूल। तो बाई चेन रूल से आप लिख सकते हो कि ID बराबर क्या हो जाएगा। अब इसको कैसे लिखेंगे, अब इसको आप ऐसे लिखोगे डेल्टा ID अपॉन, अब एक पैरामीटर को चुन लो, ऐसे लिख देना VGS एंड DVGS प्लस डेल्टा ID अपॉन VDS DVDS। आपने क्या किया, आपने जस्ट चेन रूल के हिसाब से इन सबको डिफरेंशिएट कर दिया। अब क्या करो, ऐसा कर सकते हो आप यहाँ पर कि इसमें से आप अगर इससे डिवाइड कर दो गेट सोर्स से, ड्रेन करंट और गेट से, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो DID अपॉन DVGS। तो ऐसा करके आप क्या करोगे, डेल ID अपॉन डेल VGS प्लस डेल ID अपॉन डेल VDS। अब जब ये एक तरह से डिवाइड होगा इससे, तो यहाँ से भी ये डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा DVDS अपॉन DVGS। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब एक चीज़ हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, यहाँ पर एक चीज़ हम माने कि लेट ID इज़ 0, मतलब ID इज़ नॉट चेंजिंग विथ VGS। मान लो ये आपका इस तरह से है, ये पूरा फैक्टर इस तरफ माने, तो आपके पास अगर आप ऐसा मानोगे कि लेट ID VGS के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो आपको ये लेफ़्ट साइड 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर आपने डेल ID अपॉन डेल VGS लिखा, और जबकि आप कह रहे हो कि नाउ ID इज़ कांस्टेंट, यही तो कह रहे हो ना, ID इज़ कांस्टेंट। और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नहीं, यहाँ पे ID नहीं, यहाँ ID कांस्टेंट नहीं है, इसको हटा दें, तो मैं कंट्राडिक्टरी से बातें बता रहा हूँ। इवन ऐसे लिख देते हैं, डेल ID बाई डेल VGS हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा डेल ID अपॉन डेल VDS, और इसको हम लिख सकते हैं डेल VDS अपॉन डेल VGS, क्योंकि अब ID VGS के साथ चेंज नहीं हो रही है। ID जो है आपकी VGS के साथ चेंज नहीं हो रही। तो जब आपने, अब आपको मैं यहाँ पे कहूँ कि ये VGS है, तो यहाँ पर आप मान सकते हो कि ड्रेन सोर्स वोल्टेज नहीं चेंज हो रहा है। यहाँ पर VDS है, तो आप मान सकते हो कि ड्रेन करंट नहीं चेंज हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास ये 2 वैल्यू हैं, तो यहाँ पर भी आप मान सकते हो इसमें तो VGS नहीं चेंज हो रहा है और यहाँ पर ड्रेन करंट नहीं चेंज हो रही। तो आपने एक तरह से ये लिख दिया, ये बिल्कुल वैसे फॉर्म में लिख दिया जैसे कि हमारे जो पैरामीटर है उनको लिख सकते हो। तो कुल मिला के क्या किया आपने, ऐसे क्या किया, इसको टोटल डिफरेंशिएशन के फॉर्म में डिफरेंशिएट कर दिया, और फिर इस पूरी इक्वेशन को इस
DVGS से डिवाइड कर दिया। फिर एक कंडीशन मान ली कि सपोज़ यहाँ पर जो चेंज इन ID है वो VGS के साथ चेंज नहीं हो रही है। तो जैसे वो चेंज नहीं हो रही है तो एक तरह से आप कह लो वो VGS के रिस्पेक्ट में ID कांस्टेंट है। तो जब VGS के रिस्पेक्ट में ID कांस्टेंट है तो आपने यहाँ पे वो कांस्टेंट लगा दिया है। पहले टर्म में क्या था, ID VGS चेंज हो रहा है तो आपने कहा नहीं, मान लो ड्रेन सोर्स कोई चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पर ID VDS चेंज नहीं हो रहा तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे VGS की वैल्यू कुछ फिक्स होगी। जैसे यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हो रहा है। ऐसा कहने से आपके पास क्या हो जाएगा कि जीरो इज इक्वल टू, जस्ट मिनट, जीरो इज इक्वल टू ये जो पूरा फैक्टर है, ये जो मैंने पूरा लिखा है यहाँ पर, ये किसके बराबर है? तो ये याद करो ID अपॉन VGS क्या था, इसको हमने GM लिखा था, ये GM के बराबर है। प्लस ID अपॉन VDS क्या होता है, तो मैंने बताया है कि VDS बाई ID जो होता है वो होता है RD। तो ये हो गया उसका रेसिप्रोकल RD। और ये जो पूरा टर्म होता है इसमें माइनस साइन नहीं है, तो मैंने बताया है कि VDS अपॉन VGS जो होता है माइनस ऑफ दिस इज इक्वल टू म्यू। तो यहाँ पे प्लस साइन है तो इसको आप लिख सकते हो माइनस म्यू। तो इसको अगर लेफ्ट साइड में ले जाओगे तो म्यू अपॉन RD इज इक्वल टू GM, और यहाँ से आपके पास आएगा म्यू इज इक्वल टू GM टाइम RD। तो प्यारो ये एक अंतर संबंध आ गया हमारे पास म्यू GM और RD के बीच में, म्यू GM और RD के बीच में ये एक इंटर रिलेशन है। ठीक है, ये आ गया आपके पास। एक और बढ़िया सा टॉपिक है, मैं आपके सामने यहीं पे लिख देता हूँ कि रिलेशन फॉर ट्रांस कंडक्टेंस, रिलेशन फॉर ट्रांस कंडक्टेंस, जो हमने अभी GM कहा है ना, GM डिफाइन किया है, इस GM के लिए हम कुछ रिलेशन यहाँ पर इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब ये जो इस्टेब्लिशमेंट, अब GM है क्या मैं आपको बता दूं, GM जो होता है वो होता है ड्रेन करंट और गेट सोर्स वोल्टेज का रेशियो जो होता है, ये है हमारे पास GM। तो ये इस तरह का इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि शॉकली इक्वेशन में इस तरह की बात हुई है, शॉकली इक्वेशन में हम इस तरह की बात करते हैं। तो बाय शॉकलेस इक्वेशन क्या थी, ड्रेन करंट इज द सैचुरेशन ड्रेन करंट 1 माइनस गेट सोर्स वोल्टेज डिवाइड बाय पिंच ऑफ वोल्टेज का स्क्वायर। ये हम लोगों ने एज अ इक्वेशन इसको पढ़ा, इसका डेरिवेशन तो नहीं पढ़ा है। अब आप क्या करो, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। तो ID को डिफ्रेंशिएट करो गेट सोर्स के साथ में, तो ये हो जाएगा IDSS 2 टाइम 1 माइनस VGS VP, और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो मैं इस बार कर चुका हूँ लेकिन फिर भी कर देता हूँ, डेल्टा VGS इज इक्वल टू माइनस VGS बाई VP एंड दिस इज माइनस 2 IDSS। यहाँ से माइनस VP आ जाएगा तो माइनस मैंने यहाँ लिख दिया है, VP नीचे आ जाएगा। लेक्चर की शुरुआत में ही ये आज मैंने आपके सामने किया है, तो ये वही चीज़ एक बार दोबारा से रिपीट सी हम कर दे रहे हैं। अब देखो GM जो होता है, GM की वैल्यू तो मैंने क्या बताई थी, ड्रेन करंट और गेट सोर्स वोल्टेज, जबकि ड्रेन सोर्स वोल्टेज आपका कांस्टेंट होता है। ठीक है, तभी इस तरह की इक्वेशन आप मानते हो। तो अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि ये इक्वेशन है, सो आप कह दो एट VGS बराबर 0, मतलब ओरिजिन। तो 0 तो कांस्टेंट होता है ना, यानी कि आपने लिख दिया कि VGS की वैल्यू कांस्टेंट है, वो भी 0 के बराबर है। तो अगर आपने ऐसा कर दिया है तो इसका मतलब आप ये लिख रहे हो कि डेल्टा ID अपॉन डेल्टा VGS व्हेन VGS इज कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज 0 इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम IDSS अपॉन VP। यहाँ पर इसकी वैल्यू आपने 0 कर दी, तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब ये जो फैक्टर है जो कि VGS की वैल्यू कांस्टेंट और 0 पर होती है, इसको कहते हैं GM0। तो GM0 क्या होता है, GM0 इज माइनस 2 IDSS अपॉन VP। ट्रांस कंडक्टेंस, दिस इज सिंपली द ट्रांस कंडक्टेंस एट गेट सोर्स वोल्टेज 0।
ठीक है, ये हो गया आपके पास। सो अब आपके पास फार्मूला देखो, तो इसके बाद आपके पास फार्मूला क्या निकल के आता है। अगर मैं आपको कहाँ ले जाऊँ, इस जगह पे ले जाता हूँ। ये देखो, ये फैक्टर है, ये आपको क्या हो गया, दिस फैक्टर इज़ 2IDSS/VP, जिसकी वैल्यू हमने कह दी है GM0। अब मान लो आपने VGS की वैल्यू कोई और फिक्स करोगे, मान लो 1 वोल्ट फिक्स कर दिया है, तो उस समय आपका ये जो वैल्यू होगा वो VGS की वैल्यू 1 वोल्ट पे होगा। आपने 2 वोल्ट फिट किया तो 2 वोल्ट पे होगा। तो इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो फार्मूला था डेल्टा ID अपॉन डेल्टा VGS इज इक्वल टू GM0 1 माइनस VGS अपॉन VP। इसमें VGS की वैल्यू अलग अलग फिक्स करोगे तो उस हिसाब से यहाँ की वैल्यू अलग अलग होगी, एंड दैट इज कॉल्ड द GM। तो GM एट एनी कांस्टेंट VGS इज इक्वल टू GM0 1 माइनस VGS बाई VP। सो इस तरह से ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया, ठीक है। ये हमारे पास एक रिलेशन यहाँ से निकल के आ रहा है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, जिसको कि आपको अपने पास रखना है। अब एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बता सकता हूँ, यहाँ पर क्या है, हमने पढ़ा है कि ID बराबर IDSS 1 माइनस VGS VP का स्क्वायर, या इसको लिख सकते हो ID बाई IDSS का स्क्वायर रूट बराबर 1 माइनस VGS बाई VP। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी इक्वेशन में ये जो पूरी टर्म है 1 माइनस VGS बाई VP, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। सो आप ऐसे लिख सकते हो, सो GM बराबर GM0 अंडर रूट ID अपॉन IDSS, ठीक है। या ऐसे लिख सकते हो GM बराबर -2 टाइम IDSS अपॉन VP अंडर रूट ID अपॉन IDSS, या ऐसे लिख सकते हो -2 VP, ये अंदर जाएगा तो जाएगा IDSS का स्क्वायर अपॉन ID अपॉन IDSS, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा GM बराबर -2 VP अंडर रूट IDSS मल्टीप्लाई बाई ID। सो दिस इज अनदर रिलेशन इन टर्म ऑफ ड्रेन करेंट, सेचुरेशन करेंट, जो कि ट्रांस कंडक्टेंस की वैल्यू होती है, ठीक है। ये आपके पास तो इस तरह से दो इक्वेशंस हैं जो ट्रांस कंडक्टेंस के लिए आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। सो दैट इज ऑल अबाउट द थ्योरी पार्ट एंड द न्यूमेरिकल पार्ट इन द नॉट न्यूमेरिकल डेरिवेशन पार्ट ऑफ द JFET। आई होप थोड़ा सा मैथमेटिकली हैवी पोर्शन था, बट एक बार इसको थोड़ा और ध्यान से ड्राइव करिएगा। ये रिलेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं, जब भी FET के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको ये डेरिवेशंस थोड़ा सा लॉजिकली रैशनलिटी के साथ वो समझने हैं। मैंने कोशिश की है कि वो सारी रैशनलिटी आपको यहाँ पर मैं बताता रहूँ, तो चाहे आपका ये पहली इक्वेशन हो चाहे GM की इक्वेशन हो, दोनों इक्वेशन आपको ड्राइव करनी आनी चाहिए। और इसके अलावा जो और भी मैंने इसके पहले लिखवाई हैं चीज़ें, जैसे ये इंटर रिलेशन, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, इनको भी आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। चलिए, अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।